प्रोसेस चल रहा था। लार्जेस्ट लार्जेस्ट क्या स्पर्म प्लांट में? मतलब ही नहीं है, किस में आया हुआ है? अरे वो थोड़ी ना आएंगे ऐसे। एम्स के कोई लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं वो करो ना। सुनो है 1900 कौन कर रहा है? तू एनर्जी बर्बाद कर रहा है भाई। PYQ अगर लगा रहे हो तो 7-8 साल के लगा लो, ठीक है, सही सफिशियंट है। जो डिलीटेड टॉपिक है उसके PYQ मत लगाओ, ठीक है। एम्स के क्वेश्चन लगा रहे हो तो एम्स के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लगा लो, समझ गए ना? ऐसे उठपटांग क्वेश्चन मत लगाओ। अब साइंटिस्ट के नाम मत पूछा कर मुझसे। मैंने अपनी लाइफ में देखा, मेरे नोट्सों में कई साइंटिस्टों के नाम देखे तुझे? अगर एनसीईआरटी में है तो है, नहीं तो मैं साइंटिस्ट तो डिलीट कर देता हूं तुरंत। आते ही नहीं है भाई, मैं क्यों दिमाग के अंदर वो फालतू कचरा डालूं। करना स्टार्ट। जब मैं था तुम्हारे इतना बड़ा तो मुझे पता है, तुमसे मतलब थोड़ा बड़ा होऊंगा, ठीक है। तो उस समय जैसे लेक्चर्स होते थे, जो चीजें होती थी ना कॉलेजों में, इधर उधर कहीं होते थे, या हम जो नोट्स मिलते थे हमें, उस जमाने के टीचर कई पेज तो स्टार्टिंग के 2-3 पेज तो साइंटिस्टों के नाम से भरते थे। तो मुझे इरिटेशन हो गई, ये कर क्या रहे हैं भाई। एक चैप्टर के अंदर करीब 10-15 तो उसकी हिस्ट्री, इस साइंटिस्ट ने ये, इस साइंटिस्ट ने, भाई क्या मतलब है ये? समझ में आ गया? तो मतलब ही नहीं है। तो पहले तो मैंने जो कचड़ा था उनको सबको हटाया। से मेन चीज पढ़नी है, क्या है कंसेप्ट, क्या है। करें स्टार्ट। सारे के सारे विराजमान हो गए? क्या बेटा? इतना ही करना है, एक्स्ट्रा करना ही नहीं है। जो नीट में नहीं आएगा वो तुम्हें आना भी नहीं चाहिए, जो नीट में आएगा वही तुम्हें आना चाहिए, बस। उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लो। यार आवाज कम आ रही है मुझे लग रही है। आ रही है ना? है भाई, कहां तफरी करके लौट रहे हो? सीधे बैठो। तफरी चल रही है, चौराहे से आ रहे हो खा के? अब तुम बैठ जाओ जल्दी से, आज चैप्टर खत्म करना है ये वाला, जल्दी हो जाएगा। नया चैप्टर मैं आज चालू नहीं करूंगा, तुम कल ही करूं, क्योंकि वो स्लाइड गड़बड़ हो जाएगी फिर। कर दें? तब भी कल और परसों में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा वाला भी। परसों थोड़ा बहुत बचेगा तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ही कराऊंगा, मतलब सैटरडे को। हाँ सारे आ जाओ उधर। आ गए? यार आवाज नहीं आनी चाहिए, अब एक की भी आवाज नहीं आनी चाहिए, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट। जा रहे हो या आ रहे हो? जाओ जल्दी, आप इधर आ जाओ। हमने कल बात की थी प्रोसेस की। तो प्रोसेस की जब भी बात करेंगे तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा इस प्रोसेस के अंदर? आपका आइसोलेशन ऑफ डीएनए। डीएनए आइसोलेशन के लिए सबसे पहले मैंने बताया भैया, आप बैक्टीरिया से कर रहे हो, एनिमल सेल से कर रहे हो, प्लांट सेल से कर रहे हो, फंगल सेल से कर रहे हो, जिससे भी कर रहे हो तो उसके आपको एंजाइम डालने पड़ेंगे, सेल को ब्रेक करेंगे, मटेरियल बाहर। उसमें से आपको डीएनए चाहिए तो उसको छोड़ दो, बचे हुए को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम डाल दो, राइबोन्यूक्लियेज, प्रोटीएज, तो डीएनए बचेगा। डीएनए को सेपरेट कर लो सेंट्रीफ्यूगेशन से, और चिल्ड इथेनॉल डाल करके प्रेसिपिटेट ले आओ उसका, और स्पूलिंग मेथड से उठा करके बाहर निकाल लो। अब डीएनए तो मिल गया, पर डीएनए में आपको एक अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, उसका फ्रेगमेंट चाहिए, नहीं आया क्या? तो उसको कैसे निकालोगे? तो पहले तो उस डीएनए के टुकड़े टुकड़े करोगे, फ्रेगमेंटेशन, विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। जब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस करके उसके टुकड़े कर दोगे तो कोई एक टुकड़ा होगा जिसके अंदर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा। क्लियर है बिल्कुल? उस टुकड़े को अलग करने के लिए आप एक टेक्निक यूज करोगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। कल पूछ रहे थे तुम,
हाँ, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो अब आएगी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर थर्ड, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, कर दें। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर बिल्कुल एकदम अप्लाइड बताऊंगा जैसे होता है, छोड़ दो उसको, यहां पर आ जाओ, समझना कोशिश करना थोड़ा सा, ऐसे समझो। दो कांच की प्लेट लेते हैं, क्या लेते हैं, दो कांच की प्लेट बिल्कुल ऐसे आपस में सटी हुई होती हैं, बिल्कुल गैप होता है इतना हल्का सा, पेस्ट से कस देते हैं और बीच में उसको ऐसे मतलब टेप लगा देते हैं, इससे उसकी कोई चीज बाहर ना निकले, एक तरीके से एक कैविटी बन जाए उसके अंदर प्रॉपर तरीके से। एक एल्गी आती है, रेड एल्गी, जिलिडियम, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। उस एल्गी को हम अच्छे से ड्राई करते हैं, पाउडरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और बहुत अच्छे से फिल्टर करके प्यूरिफाई करके मार्केट में सेल करते हैं। जब भी उसके एक स्पून पाउडर को लोगे, पानी में घोलोगे, हल्का गुनगुना करके पानी में घोलोगे, एक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बन जाएगा। उस ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन को ग्लास में थोड़ी देर के लिए छोड़ दोगे ना, तो एकदम जेल में कन्वर्ट हो जाएगा, एकदम नहीं होगा, देर में जेल में कन्वर्ट होगा। अब हम क्या करेंगे, उसके जिलेडियम एल्गी के, ठीक है, रेड एल्गी के सॉल्यूशन को दो कांच की प्लेट के बीच में पोर कर देंगे। पोर करने का मतलब है भर देंगे। भरते ही वो जेल अंदर भर गया, पर अभी जेल नहीं बना, अभी लिक्विड फॉर्म में है। ऊपर एक कंगे सा स्ट्रक्चर लगाएंगे, कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, जिससे कि उसमें बैल बन जाए। बैल का मतलब है ग्रूव, दरारें बन जाए, जैसे समझो। और एक कहां था, मेरे हाथ में था क्या, ये रहा, समझना। एकदम कूल होकर के, बिल्कुल एकदम सोचो तुम एक्सपेरिमेंट लगा रहे हो, तो तुमने क्या, तुमने क्या काम किया, यहां पर एक जेल लिया, ले लिया, दो कांच की प्लेट के बीच में आपने इस जेल को फिल कर दिया, कर दिया। और कॉम्ब, कॉम्ब जब हटाओगे तो ऐसे बैल बन जाएंगे। कॉम्ब समझ रहे हो, एक कंगे जैसा स्ट्रक्चर होता है, सॉलिड स्ट्रक्चर। बना के भी दिखा देता हूं, थोड़ा समझ में और अच्छे से आ जाएगा। ये एक सॉलिड स्ट्रक्चर था, फंसा देते हैं उसके अंदर, जब उसको हटाओगे तो ऐसे स्ट्रक्चर नहीं बन जाएंगे। क्लियर है बिल्कुल। तो जेल में आपका ऐसा स्ट्रक्चर बन गया जिसके अंदर आप अपने सैंपल को फिल करोगे। अच्छा, जेल को कहां रखोगे, उस कांच की प्लेट को कहां रखोगे, एक सॉलिड ग्लास के ब्लॉक के ऊपर। अच्छा, इसको किसके अंदर रखोगे, एक छोटे से टब लाइक स्ट्रक्चर होता है, टब, टब के अंदर, किसमें, टब, रख दें। टब में क्या फिल कर दोगे, बफर, जो पीएच को क्या करेगा, मेंटेन। क्या भरोगे इसके अंदर, बफर। क्लियर है बिल्कुल, बिल्कुल समझना अच्छे से। माइक्रो पिपेट आते हैं, माइक्रो, एक तो तुम्हारी लैब में देखे होंगे कांच के पिपेट होते हैं, रबड़ का लगा होता है ऊपर, ठीक है, देसी पिपेट, ठीक है, 100 सवा 100 के आ जाते हैं। एक माइक्रो पिपेट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पिपेट, ठीक है, कई कई हजार कीमत होती है उनकी, समझ रहे हो, 55,000, 60,000, 18,000 की भी आती है, सस्ती होती है, ठीक है। माइक्रो पिपेट का मतलब है, मतलब समझ रहे हो, माइक्रो लीटर, छोटा, इतना तुम न, इतना नेग्लिजिबल तुम सोच भी नहीं सकते हो, उतनी चीज को भी उसमें आप फिल कर सकते हो, समझ रहे हो, माइक्रो पिपेट्स के थ्रू। तो अब हम क्या काम करेंगे, इस बैल में तो भरेंगे क्या, अरे आवाज आ रही है, क्लियर नहीं आ रही है,
बाहर से किसी को बुला के लाओ। अब बताओ आ रही है? तुम ध्यान से नहीं सुन रहे हो इसलिए नहीं आ रही, ध्यान से सुनोगे तो आएगी। कॉन्सेंट्रेट करो, अगर कॉन्सेंट्रेट करोगे तो मैं बोलूंगा नहीं तब भी तुम्हें समझ में आएगा। टेलीपैथी भाई, ठीक है मैं बोल रहा हूं और तुम अच्छा सर ये बोल रहे हैं, तो तुम्हारा ध्यान कितना परफेक्ट है इस पर डिपेंड करेगा। समझ रहे हो? यस, साइंस है पूरी भाई। क्या? मैं तुझे ढूंढ रहा था वहां पर, तू यहां पाया गया, मैंने कहां गया ये आज। चलो ठीक है, तू सारा लेके बैठेगा पता तेरी बैक की मसल्स बेकार हो जाएंगी। तू रोज सारा लेके बैठता है। कौन है ये? तो मैं अभी भी मस्ती चढ़ रही है, एग्जाम नजदीक है इसके बाद भी। ये क्या है? पिपेट, माइक्रो पिपेट। इनकी हेल्प से हम क्या भरेंगे? इसके अंदर क्या होंगे? इसमें मॉलिक्यूलर मार्कर। क्या होते हैं मॉलिक्यूलर मार्कर? कौन बताएगा? मॉलिक्यूलर मार्कर क्या होते हैं? ये सैंपल है। मॉलिक्यूलर मार्कर क्या होते हैं? सुधांशु, प्रियांशु, मॉलिक्यूलर मार्कर क्या होते हैं? सेलेक्टेबल मार्कर के अलावा भी कुछ चीज होती है, किसी चीज क्या रहेगा? सेलेक्टेबल मार्कर, मार्कर जो बताए, मॉलिक्यूलर मार्कर जो बताए। सब्जी कभी सब्जी खरीदने गए हो, ठीक है, कहते हो कि भाई गोभी दे दे, वो पूछे कितनी दे दे, तो आप बोलोगे 2 किलो। तो 2 किलो तौलने के लिए क्या लगाएगा वो? मार्कर। मार्कर जो बताएगा कि गोभी 2 किलो है, वो क्या हो गए? वेट, वाट जो होते हैं, ठीक है। समझ रहे हो? तेल खरीदने गए हो कभी? कोई ना कोई तो तेल खरीदा होगा, खाने का तेल, गाड़ी में डलवाने का तेल, ठीक है। तो क्या कहोगे कि बस तेल दे दे, 1 लीटर दे दे। तो लीटर क्या है? मार्कर। भाई मार्कर जो बताएगा ये 1 लीटर है, तो मार्कर जो बताएगा कि ये सेगमेंट जिसके अंदर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो मार्कर है। नहीं आया क्या? आया नहीं आई क्या? अब तू लीटर पे अटक के रह गया, मैं मार्कर समझा रहा हूं तू। हाँ आ जाओ यहां पर, 1 लीटर आटा, यहां आओ, ठीक है। ये क्या है बेटा? मॉलिक्यूलर मार्कर। अब समझो मेरी बात, मॉलिक्यूलर मार्कर उसमें क्या होगा? सैंपल। अच्छा, सैंपल पर चार्ज नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा? मार्कर पर चार्ज नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा? मार्कर का मतलब है स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए जिनका मॉलिक्यूलर वेट आपको पहले से पता है, ठीक है। अच्छा, डीएनए पे चार्ज नेगेटिव है तो मैं डीएनए के पास इलेक्ट्रोड नेगेटिव लगाऊं या पॉजिटिव लगाऊं? पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव लगा दूंगा तो नेगेटिव पॉजिटिव ये दूर होने देंगे एक दूसरे को? नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट। नहीं है क्या? तो यहां पर रिपल्शन और अट्रैक्शन चलेगा, नेगेटिव। और यहां क्या लगाऊंगा मैं? पॉजिटिव। नेगेटिव कैथोड होता है या एनोड होता है? एनोड। पीछे से आवाज आई एनोड, पीछे से आवाज आई एनोड। कौन बोला एनोड? जो बोला वो सही बोला, हाथ उठाओ। क्या चीज?
क्या चाहिए? अब इतनी इतनी तू भाई नॉलेज ज्यादा रखता है भाई, हमें इतनी नहीं पता। हम कैथोड को नेगेटिव जानते हैं, एनोड को पॉजिटिव जानते हैं। एनाइन कैटाइन को हम उल्टा समझते हैं, समझ रहे हो? एनाइन मतलब, समझ में आ गया? हाँ ठीक है, तो ऐसे समझ लें, चल जाएगा। क्योंकि एक ही क्वेश्चन बनेगा कि डीएनए के फ्रेगमेंट टूवर्ड्स कैथोड जाते हैं या टूवर्ड्स एनोड जाते हैं? कैथोड। हाँ। समझना भाई, अगर मैं तुमसे कहूं मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया यहां पर, समझने की कोशिश करना। ये फ्रेगमेंट क्या करेंगे, यहां यहां, ये मॉलिक्यूलर मार्कर हैं। क्या है मॉलिक्यूलर मार्कर? जिनका मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है, यानी तराजू में रखने वाले बांट। अब बगल में क्या करोगे, तौलोगे जो भी तुम ले रहे हो, यहां पर इसको वेट करोगे, तो जो आपको वेट करना है उसके हिसाब से ये आपका सेगमेंट रन कर रहा है। कर गया? अब मैं तुमसे कहूं सेगमेंट का जो सेपरेशन हो रहा है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, या क्या किस बेस पर हो रहा है? चार्ज की बेस पर नहीं हो रहा क्या? ऑप्शन में ये हो, ऑप्शन में ये हो, साइज प्लस चार्ज बोथ। भाई बिना चार्ज के धक्का कौन लगाएगा? धक्का तो चार्ज ही लगा रहा है। तो बताओ, साइज या चार्ज बोथ नहीं आएगा? बोथ आएगा, सिंपल सी बात है। तू तो मत बोल गलत। सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ साइज के बेस पर। जैसे मान लो, इधर नहीं, इधर बैठ रही है सिमेट्री, बोल दूं थोड़ी सिमेट्री, बुरा तो नहीं मानेगा? पक्का? ठीक है, तुझे मोटा बोलूं तो मानेगा? मोटा है नहीं तू, फिक्स एकदम फिट है। पर मान लो ये मोटा है, क्योंकि नहीं है वेट, मान लो इन चारों में कंपैरिजन में इसका वेट ज्यादा है, ऐसा चलेगा? चलेगा ना? फिट है वो, ठीक है, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। इन चारों को मैं एक साथ जहां खड़ा करूं, यहीं पर ही, मानना बुरा मत मानना, तू भी है इसमें, इधर आ जा, ये अब चारों को बराबर का धक्का दे रहा हूं मैं, तो आगे कौन जाएगा इन चारों में से, जरा बताओ? जो सबसे सूखा है कौन जाएगा आगे? सिंपल सी बात है, सुनो मेरी, समझ तो गए मेरी बात? जो बहुत दुबला पतला हल्का है वो आगे तक भाग जाएगा उड़ करके, जो थोड़ा भारी है वो पीछे 2 कदम आगे वहीं रुक जाएगा। यानी धक्का मैंने सबको बराबर दिया, फोर्स सबके ऊपर बराबर लगा, पर आगे कौन भागा? हल्का है। तो चार्ज का रोल नहीं है, रोल किसका है? साइज का। यस, हल्के साइज वाले आगे भागेंगे, भारी साइज वाले पीछे रह जाएंगे, और बीच वाले साइज वाले बीच में ही तितर बितर थोड़े थोड़े 2-2 कदम 3-3 कदम आके के बढ़ जाएंगे आके। आई या नहीं आई? तो अब ये पॉइंट याद रखना कि हमने क्लास में बराबर का धक्का दिया था, समझ रहे हो? प्रियांशु पीछे रह गया था, और क्या नाम है इसका, नोमान, नोमान सबसे आगे पहुंच गया था। याद रहेगा क्या? विटामिन, चलो ठीक है, ठीक है। मतलब धक्का देने पर प्रियांशु पीछे रह गया क्योंकि वजन ज्यादा था, और नोमान बहुत आगे निकल गया क्योंकि उसका वजन कम था। यानी साइज के बेस पर सेपरेशन हुआ है, चार्ज के बेस पर नहीं हुआ। ये याद रखना, काम आएगा, ठीक है। तो यहां पर सेपरेशन किसके बेस पर हो रहा है? साइज के बेस पर। टूबर्ड्स एनोड या टूबर्ड्स कैथोड? लार्ज साइज, स्मॉल साइज, कोई डाउट? पक्का? ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स रन किए हैं। अगर मैं मॉलिक्यूलर मार्कर की बात करता हूं, तो मॉलिक्यूलर मार्कर के अंदर
इसका बेस पेयर ज्यादा होगा, मान लो 1000 बेस पेयर का है, तो जो आगे भागेगा वो क्या होगा, हो सकता है 900 बेस पेयर का है, जो और आगे भागेगा वो क्या होगा, 800 बेस पेयर का है, जो और आगे भागेगा वो क्या होगा, हो सकता है 700 बेस पेयर का होगा। यानी जो सबसे आगे बढ़ता जाएगा उसका बेस पेयर कम होता जाएगा। समझ गए ना मेरी बात? अरे हाँ या ना? ठीक है। पर ये बैंड अभी आपको दिखेंगे नहीं, जेल पर जो रन हो रहे हैं बैंड वो दिखेंगे नहीं। अगर इन बैंड को देखना है तो क्या करना होगा, पहले जेल को इन प्लेटों के बीच से अलग करना होगा। कर लिया अलग। रन करने के बाद आप क्या करोगे, पेज खोलोगे चारों, जेल को धीरे से सेपरेट कर लोगे। क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। ये जेल आपने सेपरेट कर लिया। अब क्या काम करने वाले हो, इस जेल, केमिकल नहीं डाल देंगे, डाई डालेंगे। अब हम क्या करने वाले, अच्छा अब हम क्या करने वाले हैं, इस जेल में इन बैंड्स को देखने के लिए, इन बैंड्स के कलर को देखने के लिए हम एक डाई यूज करेंगे, इथिडियम ब्रोमाइड। जैसे ही आप इथिडियम ब्रोमाइड डालोगे तब भी नहीं देखेगा। अब आप क्या काम करोगे, इसके ऊपर यूवी रेडिएशन यूज करोगे, यूवी रेज डालोगे। छोटे छोटे चैम्बर्स होते हैं, इस ट्रे को उठा करके चैम्बर में रख देंगे, ऊपर यूवी लाइट लगी होती है और कैमरा लगा होता है। तो उसमें आप क्या देखोगे, आपको ये डीएनए के बैंड विजुलाइज होने चालू हो जाएंगे। अरे हाँ या ना? जब यूवी रेज देखोगे डालोगे तो कैसे कलर के बैंड नजर आएंगे। अब दिख नहीं रहे थे, अब दिखने चालू हो रहे हैं। अरे ऑरेंज आया, वो तो हाँ अब आना चाहिए, चलेगा। अब तक नहीं दिख रहे थे, अब दिखने चालू। कौन सा कलर आ रहा है, ऑरेंज। हल्का हल्का ऑरेंज कलर दिखना चालू हो जाएगा। अब बताओ, ये तीन बात समझ में आई नहीं आई? कौन सी डाई यूज कर रहे हो, कौन सी लाइट डाल रहे हो, कैसे कलर के बैंड नजर आ रहे हैं, खत्म। अब क्या करोगे, मॉलिक्यूलर मार्कर के बेस पर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हम जान चुके हैं कि हर जीन का मॉलिक्यूलर वेट क्या है। आप कौन सा जीन ढूंढना चाह रहे हो उसका मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है। ठीक है, मान लो इसके सामने जो जीन आएगा वो उसके अंदर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट होगा। तो धीरे से क्या करोगे, इस जेल को, एक बारीक सा ब्लेड आता है सर्जरी वाला, उससे कट कर लोगे। ये जेल आपने क्या किया, यहां से कट कर लिया, ये कट कर लिया, और कट करके बाहर निकालोगे। इसको क्या बोलोगे, इल्यूजन। इल्यूट आउट कर लोगे, निकाल लोगे, और धीरे से टेस्ट ट्यूब में डाल करके टेस्ट ट्यूब गर्म करोगे, जेल डिजोल्व हो जाएगा, डीएनए जेल अलग अलग हो जाएंगे। डीएनए का वो सेगमेंट मिल गया जो आपके इंटरेस्ट का था, जो आपको चाहिए था, जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब बताओ, यहां तक कोई डाउट? अब तुम बताओ, ये सारे डीएनए जेल की सरफेस पर भाग रहे हैं, जेल के अंदर भाग रहे हैं? हा? जेल के अंदर, सरफेस पे नहीं। सरफेस वाला एक भी नहीं है। यस, सरफेस तो शीशा है, कहां से भाग लेंगे, बिल्कुल सही बोला, सही बोला भाई। तो जेल के अंदर रन करेंगे,
जेल के अंदर कैसे रन करेंगे? ड्यू टू सीविंग इफेक्ट। सर सीविंग इफेक्ट क्या होता है? ठीक है, आप एक धागे को, जैसे मैंने बच्चों को नीचे बताया था, अपने गांव का वाला किस्सा बताया था, गांव में हम लाइट नहीं थी तो क्या करते थे, डिब्बियां जलाते थे। डिब्बी समझते हो? हाँ, सीसी होती थी कांच की, उसके ढक्कन में छेद कर दिया और एक कॉटन का बहुत मोटा धागा, कॉटन का, उसमें डिप कर देते थे। तो धीरे धीरे बिना किसी पंप के वो सारा मिट्टी का तेल ऊपर मूव करता था और आग लगती थी। या चौक को आप इंक के अंदर रख दो, इंक एकदम चढ़ जाएगी ऊपर, ड्यू टू सीविंग इफेक्ट। याद आया? कौन सा इफेक्ट? समझ गए? सीविंग का मतलब कहीं ना कहीं जेल के अंदर पोर हैं, जेल प्लेन नहीं है, जेल के अंदर क्या है? पोर। सो जाते हो क्या? जेल के अंदर क्या है? पोर। सोचो तुम, मैं तो चलो बूढ़ा हो गया, तुम तो जवान हो भाई, और तुम तो अभी पता है मतलब क्या, कितने चीजें करनी है तुम्हें भाई, ये तो मेडिकल करना है, पीजी करना है, अभी से तुम सब गिरे जा रहे हो। और तो कोई नहीं सो रहा? चलो ठीक है। हाँ, पैसल से निकालने के बाद कांच को अलग कर दिया, जेल को धीरे से ट्रे में लगा दिया और ट्रे में डाई डाल दी। ठीक है, थोड़ी देर डाई को एब्जॉर्ब होने देंगे, फिर एक्स्ट्रा जो डाई थी उठा करके धीरे से अलग कर लेंगे, फिर पेट से निकाल लेंगे। फिर ट्रे को उठा के नीचे एक छोटा चैम्बर होता है, चैम्बर में रख देंगे, ऊपर कैमरा लगा होगा, ऊपर से लाइट आ रही होगी, यूवी लाइट। फिर हम कंप्यूटर के उसमें देखेंगे, जैसे लाइट पड़ेगी ना एकदम जेल चमकना चालू हो जाएगी, चमकने। ठीक है, अच्छा ये है, ये चमक रहा है, ये से मैच कर रहा है, इसका मॉलिक्यूलर वेट ये है, नहीं आया क्या? इन सब के मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है, इससे मैच कर लोगे, अच्छा ये है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट। हाँ, हाँ बेटा, ऑरेंज दिखेगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट। भाई तू बांट काय को यूज कर रहा है, कितनी तो इज्जत हो गई इससे, हैं? क्या? अच्छा आई कांटेक्ट, तो आगे बैठो ना, अब तुम अंधेरे में बैठ जाओगे जाकर के तो आई कांटेक्ट कैसे होगा? यहाँ आओ, खाली पड़ी है पूरी की पूरी, कौन है भाई, निकल के आओ। अब तुम्हें बैठना भी एकांत में है, सीट के नीचे घुस जाओ जिससे कि आसानी से, ठीक है, बिल्कुल घुस जाओ तो सीट के नीचे आकर के वो देख ना पाए। आई कांटेक्ट भी चाहिए, अब सीट के नीचे आ गए तो आई कांटेक्ट में करूंगा नहीं, आइए नहीं आई तो यहां आना पड़ेगा आई कांटेक्ट के लिए। सिंपल सी बात है, तराजू के अंदर कुछ को तौलना है तो आपको मार्कर लगाने पड़ेंगे, यानी बांट, वही तो पूछा मैंने उससे। बांट क्या है यहां पर? ये मॉलिक्यूलर मार्कर, जिनका मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है, और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हम पूरे जीन के बारे में जान चुके हैं कि किस जीन का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा। तो बस इस मॉलिक्यूलर वेट के आगे जो सेगमेंट आएगा उसमें आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा, खत्म। आई, आ जाओ अब, धीरे से जेल को कट करके इल्यूट आउट कर लेंगे, हल्का डिसॉल्व करेंगे गर्म करके, डीएनए मिल गया। अब इतने डीएनए से काम चल जाएगा आपका? डीएनए बहुत चाहिए भाई, तो इस डीएनए को हम पीसीआर में डाल करके बिलियंस कॉपी बनाएंगे, तभी तो आप अपना एक्सपेरिमेंट कर पाओगे। तो उससे पहले थोड़ा समझ लो, वापस आ रहा हूं मैं एनसीईआरटी पर। एनसीईआरटी कह रही है डीएनए पे चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। डीएनए किधर मूव करेगा? टूवर्ड्स एनोड। क्यों? क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव क्या करेगा? रिपेल। नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेगा? अट्रैक्ट। किस मीडियम के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर मूव करेगा? एगेरोज। एगेरोज जेल। कहां से लाते हैं इस एगेरोज जेल को? ये एक पॉलीमर है जिसको सीवीड, रेड एल्गा से आइसोलेट करते हैं। समझना, किसके बेस पर सेपरेशन हो रहा है? सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनली साइज, ओनली साइज। कौन सा इफेक्ट लग रहा है? सीविंग इफेक्ट। क्यों? क्योंकि एगरोज जेल का अगर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखोगे तो एगरोज जेल के अंदर इस तरीके से स्ट्रक्चर नजर आते हैं, इस तरीके से स्ट्रक्चर नजर आते हैं, उनमें छोटे छोटे पोर होते हैं।
जिनके अंदर डीएनए के फ्रेगमेंट्स मूव करते हैं। आई या नहीं आई? इसको सीविंग इफेक्ट कहते हैं। अब बताओ, कोई डाउट? अरे हाँ या ना? ये क्लियर है? ये मैंने बता ही दिया। कौन सी डाई यूज कर रहे हो? इथिडियम ब्रोमाइड। कौन सी लाइट यूज कर रहे हो? यूवी रेडिएशन। कैसे कलर के बैंड आ रहे हैं? ऑरेंज कलर के बैंड, ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड आ रहे हैं। कट करके उस पीस को बाहर निकालने की प्रोसेस को इल्यूजन बोलते हैं। ये तो सब आता है, ये डायग्राम में मैंने ऐड ही कर दिया। अब बताओ, कोई डाउट? एनसीईआरटी ने एक डायग्राम दे रखा है, कभी कभी इस डायग्राम से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये मैंने ओनली विजुअलाइजेशन के लिए बनाया है, यानी आप थोड़ा समझ पाओ। इसको बनाना नहीं है नोट्स पे, बस एक समझो कि यार ऐसा जेल होता है, ये पूरी मशीन है, उसमें जेल निकाल के मैंने इधर दिखा दिया। सेम ये तो किया है मैंने, मशीन और जेल निकाल के अलग कर दिया। रियल में ऐसा होता है। कोई डाउट? बढ़ जाए आगे। बहुत बढ़िया। ये एनसीईआरटी का डायग्राम आपको आना चाहिए कि फर्स्ट लाइन में क्या है, सेकंड लाइन में क्या है। बिल्कुल सीधा क्वेश्चन बनता है, क्या कर देंगे इसको? कर देंगे भाई, ये क्या है, हटा देंगे इसको, हटा देंगे इसको, अरे हटा देंगे इसको, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, सब कुछ हटा देंगे। और यहां पर 1 2 3 करके लिखेंगे, पूछेंगे बताओ 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, तो बता दोगे ना? क्या बता दोगे? तो जो लैन 1 है इसमें क्या है? अनडाइजेस्टेड, अनडाइजेस्टेड डीएनए। एक ऐसा डीएनए जिसका डाइजेशन नहीं हुआ, तभी तो उसके फ्रेगमेंट्स मूव नहीं किए। ये तीनों क्या है? सैंपल, क्योंकि इसमें डाइजेस्टेड डीएनए नजर आ रहा है। हल्के सेगमेंट आगे, भारी सेगमेंट पीछे है? अरे बैल नहीं समझ में आई? बैल गड्ढे, बैल कुहे, कोई नहीं, हो जाता है, इंसानी तो है हम। इसमें नहीं लिखा है इन्होंने, इन्होंने दो कंट्रोल लगाते हैं हमेशा, एक पॉजिटिव कंट्रोल, नेगेटिव कंट्रोल। पॉजिटिव कंट्रोल मॉलिक्यूलर मार्कर हो गया, और नेगेटिव कंट्रोल के अंदर आपने ये अनडाइजेस्टेड डीएनए लोड कर दिया। फिर बचे हुए जितने ही वेल होते हैं उनमें सैंपल लोड कर देते हो आप, सिंपल। ये देखने के लिए कि ऐसा तो नहीं है आप जिस डीएनए को रन करा रहे हो पहले से ही कटा हुआ हो, ठीक है? अच्छा, यानी बाद में प्रोसेस बाद में हुई, आपने इसी का पार्ट थोड़ा लेकर के उसमें एंजाइम डाला था, इसमें आपने बिना डाइजेशन के किया, यानी डीएनए का सेगमेंट बाद में हुआ है, पहले वाले डीएनए के जो सैंपल के अंदर डीएनए सेगमेंट नहीं था। मतलब ये चीज, मतलब एक्चुअली दिखता तो कुछ भी नहीं है ना, तो आपको सब कंट्रोल लगाने पड़ते हैं, पॉजिटिव कंट्रोल, नेगेटिव कंट्रोल, जिससे कंपैरिजन करके आपका एनालिसिस सही हो, एग्जैक्ट एनालिसिस निकल करके आए। आई या नहीं आई? पक्का? पीछे, सबसे पीछे आ गई, एकदम आ गई बस। तुम पूरी साल ही में पीछे बैठे हो। नहीं, बैक बेंचर का फायदा तब है तुम सर फोड़ दो, देखेंगे। चलो अब आ जाओ। अब क्या करने वाले हैं हम? जेल, सॉरी, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अच्छा, डीएनए रेप्लिकेशन थोड़ा पढ़ रखा है क्या? थोड़ा बहुत यहां नहीं हुई, पर 12th करके तो आए हो ना, कैसे ही, ऐसे ही पढ़े है ना? ये तो पूछ रहा हूँ, बोर्ड का एग्जाम तो दिया है ना? हाँ हाँ, सही। अभी भी कोरोना चल रहा है, कौन है कोरोना वाला? कोरोना, कोरोना नीट ने भी बटन चेंज कर दिया, आप कोरोना का झंझट खत्म, अब कोरोना का कोई कुछ भी नहीं है। कोरोना, कोरोना करें स्टार्ट। लास्ट टेक्निक है चैप्टर की, इसका चैप्टर खत्म। वो टेक्निक थोड़ी ना है, जरा सा है वो तो टेक्निक, समझ रहे? टेक्निक लास्ट है, तो करें, खत्म कर दें। चल अब तेजी खत्म करता हूं मैं।
तो समझो मेरी मेरी बात। पहले मैं डीएनए रेप्लिकेशन बता रहा हूं। पहले तो बिल्कुल बेसिक बेसिक से उठाऊंगा, बिल्कुल बेसिक। आपको अगर मैं एक डीएनए देता हूं, क्या देता हूं? डीएनए। ये डीएनए आपस में किससे जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। किससे जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर मैं डीएनए के दोनों सेगमेंट को अलग कर दूं, क्या कर दूं? सेपरेट। कैसे होंगे सेपरेट? हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर दो। अरे आई नहीं आई? आई। ऐसे बोलते हैं, बोलना भी नहीं आता। ठीक है, एक क्या होता है 5', एक होता है 3', एक होता है 3', एक होता है 5'। प्राइम बोलना सही है, डैश बोलना सही है? प्राइम। डैश नहीं बोलते। कौन है डैश? तूने डैश बोला ना, कौन समझ जाएगा हाँ ये है वो। मजाक नहीं है। जब ट्रेनिंग के लिए हम बच्चों को बुलाते थे ना, तो हम पूछते थे बेटा ये क्या है। अलग अलग स्कूलों से बच्चे आते थे, सर 5' 3'। मैंने मैंने किस स्कूल से आए हो? समझ जाते थे क्या? नहीं, वो तो तुम्हें समझाने के लिए बोलते हैं कि तुम छोटे बच्चे हो। ठीक है, तुम बच्चे हो। अब आ जाओ, यहां पर आओ। इधर आ जाओ। ये क्या है भाई? हाइड्रोजन बॉन्ड। सबसे पहले स्टेप क्या होगा? ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। नहीं आया क्या? थोड़ा थोड़ा याद कर लो पुराने 12th वाला। तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते हैं, दोनों सेगमेंट क्या हो जाएंगे? अलग अलग। भाई जब सेगमेंट अलग हो जाएंगे तो ये 5' हो गया, ये 3' हो गया, ये 3' हो गया, ये 5' हो गया। अगर मैं तुमसे पूछूं कि डायरेक्ट क्या दूसरा स्टैंड बन जाएगा इनसे? पहले क्या चाहिए? प्राइमर। क्यों चाहिए प्राइमर? क्यों इनिशिएट करता है? सुधांशु बताएगा। भाई तू कर क्या रहा है भाई? नीट में ऐसे करेगा? हम अभी की बात नहीं कर रहे, हम 12th की बात कर रहे हैं। हमने पहले ही बोल दिया हम 12th के बेस पे पूछ रहे हैं। तुम तो यहाँ के अच्छे स्कूल में पढ़े होगे ना, फिर बदनामी कर रहे हो स्कूल की। कौन बताएगा? अरे बिहार में एक से एक अच्छे स्कूल भी हैं। कौन बताएगा? हाथ उठाओ। हाँ ये बताएगी। नहीं हाँ तू बता। क्वेश्चन ये है कि प्राइमर क्यों यूज करते हैं, क्या जरूरत है प्राइमर की? आई बताओगे? कोई नहीं। क्या क्या क्यों क्यों ये क्यों करेगा इनिशिएट? क्योंकि प्राइमर के 3' पर एक फ्री OH ग्रुप होता है, और किसी भी चीज को जोड़ने के लिए, कॉन्जुगेट बनाने के लिए एक OH की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए प्राइमर चाहिए। अब क्वेश्चन आता है OH कहां होता है? 5' पर या 3' पर? ऑलवेज 3' पर, क्योंकि 5 to 3 डायरेक्शन में क्या होता है? एम्प्लीफिकेशन। सिंपल सी बात है। तू तो बोला ही नहीं, बता। बात तुझसे पूछ रहा हूं मैं, वो तो पता है उसकी तो मुझे, डिंपल की। हाँ डिंपल बोला है, डिंपा नहीं बोला मैंने। ठीक है, डिंपल बोला था। डिंपल नाम है ना? सही तो बोला है मैंने। हाँ ठीक है, तो तुम बोलते क्यों नहीं हो भाई? बस तुझसे पूछ रहा हूं मैं, इधर वाले से। हाँ तो बताओ ना, 3' पर क्या है? OH फ्री है। अब आ जाओ। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? बाइंडिंग ऑफ प्राइमर। अच्छा, प्राइमर कहां बाइंड करेगा? किस प्राइम पर जरा बताओ? ओल्ड स्टैंड के किस प्राइम पर प्राइमर बाइंड करेगा? 3' है 5'? ऑलवेज 3'। समझ रहे हो ना? क्यों करेगा सर इस पे? क्योंकि ये 3' है तो ये वाला क्या हो जाएगा इसका? 5'। ये 3' है तो इसका ये क्या हो जाएगा? 5'। तो इसका दूसरा एंड क्या कहलाएगा? इसका दूसरा एंड स्टैंड क्या कहलाएगा? अरे नहीं आई। क्यों? क्योंकि 3' पर एक OH ग्रुप फ्री होता है। 3' पर एक OH ग्रुप फ्री होता है।
कोई डाउट? अब OH तो चाहिए, यानी अब आपको भाई एक डीएनए चाहिए, दो प्राइमर चाहिए और डीएनटीपीज चाहिए, डीएनटीपीज, डाई न्यूक्लियोटाइड डीऑक्सीराइबोस। हाँ, डीऑक्सीराइबोस डाई, वही वही है डीएनटीपी, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, क्योंकि 3 फॉस्फेट जुड़ेंगे ना इसके अंदर, तभी तो एनर्जी लिबरेट करेगा। समझ रहे ना मेरी बात? हाँ, क्योंकि एक फॉस्फेट अगर होगा तो जुड़ने के लिए एनर्जी नहीं चाहिए, एनर्जी तो चाहिए ना, तो 3 फॉस्फेट वाला वो डीएनटीपीज कहलाएगा। ठीक है, तो अब आपको क्या चाहिए? जैसे मानो यहां पर ग्वानिन लगा हुआ है, तो यहां क्या जोड़ना होगा? साइटोसिन, OH से जुड़ेगा। साइटोसिन लगा हुआ है तो उससे क्या जुड़ेगा? ग्वानिन। एडेनिन लगा हुआ है तो क्या जुड़ेगा? थायमिन। तो धीरे धीरे चेन बनती चली जाएगी, पर चेन बनाएगा कौन? पॉलीमरेज। कौन बनाएगा? पॉलीमरेज। कौन सा पॉलीमरेज? टैग पॉलीमरेज नहीं बनाएगा। अभी तो डीएनए पॉलीमरेज, तो मैं रेप्लिकेशन समझा रहा हूं, टैग कहां से आ गया? अभी तो मैं सिर्फ रेप्लिकेशन की बात कर रहा हूं। डीएनए भाई कौन काम करने वाला है यहां पर? डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज 5 to 3 डायरेक्शन में क्या करेगा? डीएनटीपीज को जोड़ता जाएगा और एक नया डीएनए बनता चला जाएगा। आई या नहीं आई? इसकी तो बहुत बेहतरीन मैकेनिज्म है। ठीक है, आई या नहीं आई? यानी अगर एक डीएनए के 2 डीएनए बनाने तो क्या क्या चाहिए? डीएनए टेम्पलेट चाहिए, प्राइमर चाहिए, डीएनटीपीज चाहिए और पॉलीमरेज चाहिए। पर हमारी बॉडी में मिलने वाला पॉलीमरेज क्या हाई टेम्परेचर पर काम कर सकता है? पर पीसीआर बॉडी से बाहर होने वाली प्रोसेस है, हाई टेम्परेचर पर होती है। तो अब हमें ऐसा पॉलीमरेज ढूंढना है नेचर से जो हाई टेम्परेचर पर भी स्टेबल हो। तो अब साइंटिस्टों ने हॉट स्प्रिंग्स ढूंढे, गरम गरम पानी के झरने, खौलता हुआ पानी, उनमें उनको बैक्टीरिया मिला, ऐसा बैक्टीरिया जो हाई टेम्परेचर भी सर्वाइव कर सकता है, यानी उसमें मिलने वाली प्रोटीन हाई टेम्परेचर पर एक्टिव होती है। तो उस बैक्टीरिया का नाम था थर्मस एक्वाटिकस। उससे हमें एक पॉलीमरेज मिला, तो उस पॉलीमरेज का नाम हमने उस बैक्टीरिया के नाम पर रख दिया टैक, थर्मस एक्वाटिकस पॉलीमरेज, टैक पॉलीमरेज। तो इसमें समझ में आ गया। अब जो पीसीआर में बढ़ाने वाला हूं उसमें हम कौन सा पॉलीमरेज यूज करेंगे? टैक पॉलीमरेज। तो पीसीआर के लिए भी ये रेप्लिकेशन की बात हो गई। तो पीसीआर के लिए भी आपको क्या चाहिए? 4 चीजें चाहिए। डीएनटीपी सॉरी प्राइमर चाहिए, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज टैग पॉलीमरेज चाहिए, डीएनटीपी और मैग्नीशियम आयन पॉलीमरेज के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, और साथ में डीएनए का सैंपल चाहिए। ये चीज मिल जाए तो आप एक डीएनए से 2, 2 से 4, 4 से 8, और ऐसी करते गए करते गए करते गए और 30 साइकिल रन कर दी तो 1 बिलियन डीएनए बन जाएंगे आपके पास। मिलियन नहीं, बिलियन। आई? सिंपल। ये तो मैकेनिज्म है, ये बेसिक मैकेनिज्म समझ में आ गया आपको रेप्लिकेशन का। पीसीआर से मैंने कंपैरिजन कर दिया कि क्या भाई पीसीआर यही तो है, बस अब क्या कर क्या रहे हो पीसीआर के अंदर? मैं आगे बढ़ रहा हूं। हाँ बेटा, मैग्नीशियम एंड एक्ट एज कैटलिस्ट फॉर एंजाइम। ठीक है भाई, एंजाइम पढ़े आपने थोड़ा बहुत याद? बायोमोलिक्यूल तो हो गया ना अपना। हाँ, बायोमोलिक्यूल पढ़े थे हम लोगों ने। क्या एंजाइम एक्ट एज सॉरी मैग्नीशियम एंड आयंस एक्ट एज कैटलिस्ट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम। तो मैक्सिमम केस में तो मैग्नीशियम एंड, भाई हम क्यों कहते हैं मैग्नीशियम कंटेनिंग फूड लो? ठीक है भाई, मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विच एक्ट एज कोफैक्टर, समझ रहे हो, फॉर कैटलिस्ट। क्योंकि कैटलिस्ट समझ रहे, एंजाइम के लिए कोफैक्टर चाहिए, कोएंजाइम के लिए, क्योंकि कोएंजाइम वो ऐसे एंजाइम होते हैं वो तभी काम करते हैं, नहीं जैसे इंडियंस होते हैं, इंडियंस एपो एंजाइम। ठीक है, जो इंडियंस क्या होते हैं बच्चे कि सर पढ़ लेंगे पर एक बार धक्का दे दो, नहीं आया क्या, स्टिमुलेट कर दो, मोटिवेट कर दो, कर लेंगे, पर अपने आप इनिशिएशन नहीं है, नहीं आया क्या? ऐसे तो होते हैं इंडियंस, रियलिटी है। कर कुछ भी लेते हैं, तो क्यों हम लोगों ने सिस्टम बनाए? फौजियों को मोटिवेट करने के लिए क्या काम किया? इमोशन से जोड़ा। भारत माता, और माँ तो भाई है ही माँ। ठीक है,
तो इमोशन से कनेक्ट करते ही तो वो मर जाएगा। पर तभी तो इंडियन आर्मी इस समय बहुत टॉप मोस्ट है वर्ल्ड की आर्मी, जो और कंट्रीज की आर्मी है। कम टेक्नोलॉजी होती हुई भी मतलब जोश और जुनून और अनफेवरेबल कंडीशन में काम करने में अपनी इंडिया की आर्मी जबरदस्त है। ये हर कोई मतलब जानता है इस वाली बात को, समझ रहे हो ना। टेक्नोलॉजी फिर भी कम है, यूएस की आर्मी से कम है, उनके पास तो बहुत हाई टेक्नोलॉजी है, पर जोश और जुनून में भाई। और चाइना की आर्मी पता है हमारी आर्मी से बहुत वीक है, क्योंकि एक तो वहां समस्या क्या है, वहां कंपलसरी कर दिया है कि फौजी बनना ही बनना है घर में से एक को, भाई कंडीशन ऐसी है। तो बच्चा चाहता नहीं है फौजी बनना, पर मजबूरी है, फौजी बनना पड़ेगा भाई, समझ रहे हो ना। हाँ कुछ ऐसा है, चीजें हैं, कुछ लॉज नियम ऐसे हैं। और यहाँ क्या है, जोश जुनून, भाई बचपन से दौड़ लगाना चालू कर देगा, फौजी बनना है भाई। हाँ यही तो है, जोश है भाई, इच्छा से बनता है। तो कहता हूँ इच्छा से काम करो, मन है डॉक्टर बनने का तो तैयारी करो, मन नहीं है तो तैयारी मत करो, समझ रहे हो ना। 50 चीजें, 50 चीजें नहीं है, 50 चीजें। साइंटिस्ट बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, तो सब दलाली है आज की डेट में। भाई किसान चीजें उगाता है, दलाल दलाली लेते हैं उसमें तो बेचते हैं सारी चीजें, चाहे दूध बिक रहा हो। आज की डेट में जो ग्रो करने वाले लोग हैं वो कहाँ प्रॉफिट कमा पा रहे हैं, मीडिएटर का मतलब है दलाल, तो मीडिएटर ही तो प्रॉफिट उठाते हैं सारा का सारा। करें स्टार्ट, खत्म हो गया पीसीआर। कैसे, ऐसे ये छोटा सा डब्बा है, इस छोटे से डब्बे को हम बोलते हैं पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो किस पर बेस्ड है, ओनली टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है भाई, ओनली टेम्परेचर, ये कुछ नहीं करता, समझ रहे हो, कुछ नहीं करता। सबसे सस्ता भी लोगे ना तो 80-90 लाख का आएगा, जो मतलब बहुत, हाँ छोटी छोटी लैबों में यूज होता है। और हाँ, और थोड़ा अच्छा लोगे तो 2-3 करोड़ का, और अच्छा लोगे 8-10 करोड़ तक का पहुंच जाता है रियल टाइम पीसीआर। बस सर इसमें तो गाड़ी आ जाएगी, घर भी हो जाएगा, ऐसे ना, क्या सस्ता है ना, ये सस्ता है, 10 लाख 10 करोड़। एक सैंपल की एनालिसिस के कितने रुपए लगते हैं, 2,000 रुपए लगते हैं अब, पहले 5,000 लगते थे पीसीआर से। शाम तक इससे कितने सैंपल लगा दोगे, एक बार में बहुत सारे सैंपल लगते हैं, इतनी बड़ी प्लेट होती है इसकी, बहुत सारे सैंपल लगते हैं। तो सोचो शाम तक तो ये 5-6 लाख रुपए छाप देगा एक पीसीआर, समझ में आया। हाँ जैसे एमआरआई है, जैसे सीटी है, ये क्यों भाई, एक बार सेटअप लगाना है आपको, ऐसा ही पैसा है। इधर रेडियोलॉजिस्ट में क्यों जाते हैं बच्चे, उसकी सबसे हाई रैंक रेडियोलॉजी की होती है, सबसे टॉप। बच्चों को लगता होगा नीरो की होती होगी ना, रेडियो, ऑस्टियो भी टॉप में आती है आज की डेट में। आप बोन्स में जाते हो तो वही अच्छी उसमें आती है, इतना आसान नहीं है ना, कोई टेंशन। कहता बढ़िया एक सेटअप लगा दो, आदमी अपने आप काम कर रहे हैं, ठीक है, शाम तक 8-10 लाख रुपए छप के आ रहे हैं अपने आप ही। बस आपको तो एक चिड़िया बिठानी है स्टार्टिंग में, बाद में भी तुम्हारा वो नहीं, जो स्कैन करके बस वही चिपका दिया जाता है, स्कैनर नहीं, रिपोर्ट क्यों लगा हुआ होता है, जाने दो बस। 2 लोग एक्सपर्ट हो गए हो, बस आप क्या करो, एंजॉय, दुबई घूम रहे हो, जहां घूम रहे हो, बस घूम रहे हो, समझ रहे हो। पर डे 5-10 लाख रुपए ऐसे छपके आ जा रहे हैं, है ना बढ़िया डॉक्टर। वैसे मेडिकल लाइन में क्या आएगा, 24 घंटे जगना पड़ रहा है, इमरजेंसी आ गई तो, केस खराब हो गया तो बस पूरे गांव के गांव मारने के चले आएंगे। सबसे बढ़िया कौन सी है लाइन, रेडियोलॉजी, इसलिए रैंक किया जा रही है उसकी सबसे ऊपर, है बढ़िया। हाँ अगर आपके पास पैसा है सेटअप लगाओ, वैसे कंपनी आज की डेट में सेटअप लगा के देती है, रीजेंट वगैरह यूज करने होते हैं और किस्तें बन जाती हैं, मतलब चीजें बहुत करती हैं, ठीक ठाक चीजें ठीक है। अगर तुम अच्छे डॉक्टर बन गए तो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन भी नहीं होगी इतना पैसा कमा लोगे, पर बनो भाई, मतलब तुम्हारी सोच से परे है। अभी तुम नहीं समझ पा रहे हो, अभी तुम समझ नाम नंबर सुनते हो, ठीक है, पर सिलेक्शन ले लोगे तब वापस आओ। पीछे कौन था, कोई नहीं, इधर आ जाओ। बस सिर्फ एक ही काम है इसका, अब समझ, कंसेप्ट पर आ रहा हूं मैं। कंसेप्ट क्या है भाई, 4 चीजें चाहिए, पहले तो समझ में आ गया, डीएनए सैंपल, प्राइमर, न्यूक्लियोटाइड, पॉलीमरेज, इन सब को उठा करके हम कहां डालेंगे,
बफर। कहां डालेंगे? बफर। बफर में मिक्स करके बफर को कहां डालेंगे? अपेंड्रॉफ ट्यूब होती है पीसीआर की ट्यूब को अपेंड्रॉफ ट्यूब कहते हैं, उठा के इसमें डाल देंगे। डाल दिया, एक सैंपल तैयार। इस ट्यूब को उठा करके सीधा इस बैल में फिक्स कर दोगे। ऐसी हजारों सैंपल तैयार करके इन बैल में फिक्स कर दोगे। अब कुछ भी नहीं है, अब मैं रेप्लिकेशन पर आ रहा हूं। पहले सबसे पहले आप डीएनए के दोनों सेगमेंट को अलग अलग करोगे। तो अलग करने के लिए यहां कोई एंजाइम तो हेलिकेज तो है नहीं, जो बॉडी के अंदर हेलिकेज होता है, काम करता है। तो यहां पर टेम्परेचर है, तो बस टेम्परेचर बढ़ा दो। अगर आपने यहां टेम्परेचर कर दिया 95 डिग्री सेल्सियस, तो डीएनए का क्या हो जाएगा? डी नेचुरेशन, यानी दोनों सेगमेंट अलग अलग हो जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे। कोई डाउट? कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ टेम्परेचर चेंज करना है। टेम्परेचर कर दो 50 टू 60 डिग्री सेल्सियस, तो एनेलिंग हो जाएगी। एनेलिंग माने होता है जुड़ना, एनेलिंग माने होता है जुड़ना, मतलब प्राइमर आकर के यहां पर जुड़ जाएंगे। समझना मेरी बात? अब कुछ नहीं करना है, आपको टेम्परेचर फिर चेंज करना है। टेम्परेचर कर दो 72 डिग्री सेल्सियस। जैसे ये टेम्परेचर आएगा, इस टेम्परेचर पर थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज एक्टिव हो जाता है और डीएनटी पीस को जोड़ना चालू कर देता है और डीएनए के स्ट्रैंड बन जाते हैं। दो सिंपल। तो ये सारा काम क्या रहा? टेम्परेचर का। यानी सबसे पहले टेम्परेचर कितना होगा? 95। फिर कितना होगा? 52। फिर कितना होगा? फिर कितना होगा? वापस 95, वापस 95, वापस 95। यानी ये साइकिल मल्टीपल टाइम चलेगी। यानी पीसीआर सिर्फ इतना काम कर रहा है। पीसीआर क्या काम कर रहा है? पीसीआर सिर्फ टेम्परेचर चेंज कर रहा है, बस। इसलिए थर्मोसाइक्लर बोल रहे हैं, जो थर्मल की टेम्परेचर की एक साइकिल रन कर रहा है। सोचो, इतने चीज, जरा सी चीज है थर्मोसाइक्लर, टेम्परेचर करोड़ों रुपए। क्यों? क्यों इतना महंगा क्यों है भाई? टेम्परेचर तो चेंज कर रहा है। क्योंकि ये हाईली सेंसिटिव है। समझ में आया? इतना सेंसिटिव है कि समझते भी नहीं है। नहीं, गधे होते हैं ना, गधे, जिनको बस मुंह से वो निकालना ही निकालना है, वो कुछ नहीं। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, ये एक हल्का सा मैंने टंग से क्या निकाला? सलाइवा। थूक नहीं बोला मैंने, है ना? अरे कोई नहीं यार, बच्चों से क्या, अपने बच्चे हैं, ठीक है। अब यहां जाओ, ठीक है। अब सुन लो, इतने से सलाइवा के अंदर जो मैंने टिंग मतलब हल्का टच किया है मैंने, क्या इसमें डीएनए हो सकता है? आप ढूंढ नहीं सकते, पीसीआर ढूंढ के दे देगा डीएनए आपका, इतना सेंसिटिव है। समझ में आया? और ढूंढ भी देगा, उसकी मल्टीपल कॉपी भी बना देगा। ये क्वालिटी है, इस बात का पैसा है। आप कितने सेंसिटिव हो। देखा है, सूंघना सब जानते हैं। एक है जिसको करोड़ों रुपए मिलते हैं सिर्फ सूंघने के, बस स्मेल से नहीं। अच्छे शेफ सिर्फ स्मेल से बता देते हैं कि इसमें क्या क्वालिटी है। जो परफ्यूम बनाने वाले होते हैं वो सिर्फ स्मेल से बताते हैं, उसका बहुत बहुत सैलरी होती है भाई। समझ रहे हो? एक हल्की सी स्मेल से बता देंगे क्या मिक्सचर है इसका। नहीं आया? क्योंकि उनकी सेंसरी ऑर्गन हाईली सेंसिटिव है। तो पैसा किसका है? सेंसेशन का। समझ में आ गया? इसीलिए इतना महंगा है। आई या नहीं आई? तो क्या काम कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है, सेंसिटिव है। 95 भूलना मत, 95, 52, 60 एंड 72। फिर 95, 52, 60, 70। अब स्टेप भी ध्यान रखने। 95 पे क्या होगा? डीनेचुरेशन। 52, 60 पे क्या होगा? एनेलिंग। एनेलिंग का मतलब है जुड़ना, प्राइमर का जुड़ना। फिर क्या होगा? एक्सटेंशन। पॉलीमरेज क्या काम करेगा? एक्सटेंशन, यानी पॉलीमराइजेशन ऑफ डीएनए। सिंपल, खत्म। आप बता क्या चाहता है? जितनी चलती नहीं है, जितनी तुझे चलानी है। वो फीड करेगा, 5 साइकिल चाहिए, 10 साइकिल चाहिए, 50 साइकिल चाहिए, 100 साइकिल चाहिए।
जितनी साइकिल चाहिए उतना ही तुझे कंटेंट डालना पड़ेगा, उसके अंदर सैंपल भरना पड़ेगा, प्राइमर डालने पड़ेंगे, डीएनटीपी डालने पड़ेंगे, उसकी बाइल्स आती हैं, हर साइकिल के हिसाब से बाइल्स होती हैं। किसी सैंपल की इतनी साइकिल चलानी है तो उतना ही आपको बाइल यूज करना पड़ेगा, उसमें उतनी प्राइमर, सब कुछ हिसाब से बना हुआ होता है वो। आई या नहीं आई? ठीक है, तो इसका तो काम है चलाता रहेगा साइकिल जितनी चलानी है। बस तुम्हें अपने सैंपल के हिसाब से, अपना जो किट आई है उसके हिसाब से सैंपल को लोड करोगे, किट डालोगे और साइकिल सेट कर दोगे, इतने साइकिल की किट है, उतने साइकिल तक वो रन करेगी। आई या नहीं आई? एसी पे इससे काम नहीं किए हैं। आईसीएमआर की जो हमारी लैब है, तुम नेट पर सर्च करोगे, वो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की बहुत मतलब जानी मानी लैब है भाई। वहां जीन सिक्वेंसर भी है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक टाइप के नहीं है, टैम भी है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सब बहुत मतलब एडवांस है। ठीक है, बहुत सही है। पीसीआर, वैसे मेरा इतना काम पीसीआर का नहीं था, मेरा ड्रग का काम ज्यादा था, ठीक है, पर मैंने बहुत सारे पेपर्स के लिए काम किए, ठीक है, नहीं कि किससे तू काम कर रहा है भैया भैया थोड़ा सा साथ में काम, मतलब पेपर में नाम हो जाएगा, तो मैं ठीक है तेरे भी काम करवा लेते हैं, तो तेरे संग थोड़ा काम करवा ली तेरी लैब में आकर के, ठीक है, कुछ पेपर मुझे निकालना है तो मैंने और ये लैब में काम कर लिया मिल करके, ऊट पटांग पेपर ही बहुत निकाले हैं मैंने, मतलब जो काम मेरा है ही नहीं वो भी काम किए हैं मैंने, समझ रहे हो? वो करोगे तुम। अब बताओ ये समझ में आया नहीं आया? अच्छे से ना छप गया होगा ना, बस यही तो चाहिए। चलो, हाँ क्या कह रहा भाई? ओलिगो न्यूक्लियोटाइड, डीएनटीपीज, अभी क्या बताया? डीएनटीपीज। अब ये तो आप सब जानते हो ना भाई, अब जीन की मल्टीपल कॉपी तो बना ली आपने, अब क्या करोगे? उसको प्लाज्मिड से जोड़ोगे, रिकॉम्बिनेंट बनाओगे, रिकॉम्बिनेंट को होस्ट में ट्रांसफर करोगे, ट्रांसफॉर्मेंट बन जाएगा। सेलेक्टेबल मार्कर एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन के बेस पर आप सिलेक्शन कर लोगे, रिकॉम्बिनेंट का नॉन ट्रांसफॉर्मेंट का नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से, और रिकॉम्बिनेंट का नॉन रिकॉम्बिनेंट से। नहीं आया क्या? यानी आपने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना लिया। आई या नहीं आई? ऐसा फील हो रहा है कि मैं कर लूंगा बायोटेक, बस मटेरियल प्रोवाइड करा दो सर, यही बना देंगे डीएनए रिकॉम्बिनेंट सारा का सारा। क्या चीज? तो मशीन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती बेटा, समझ रहे हो? गवर्नमेंट ने इतनी बढ़िया फैसिलिटी बना रखी है, सेंट्रलाइज फैसिलिटी है। आप कहीं भी दुनिया में काम कर रहे हो, आपको अगर कोई काम करना है तो आप उसका उसका अपॉइंटमेंट लेते हैं, ठीक है, क्यू में नंबर लेते हैं, तो कहीं आप जैसे यहाँ के बच्चे नहीं हो तो आपको बहुत नॉमिनल चार्ज देने पड़ते हैं, आपका सैंपल एनालिसिस कर दिया जाता है। समझ गए ना मेरी बात? और आप आईसीएमआर के हो तो आईसीएमआर के सारे इंस्टीट्यूट में आपका सैंपल फ्री में होगा, सारे इंस्टीट्यूट में इंडिया के जितने भी हैं। तो चीजें बहुत अच्छी हो गई है गवर्नमेंट की, चीजें खरीदनी नहीं, ये चीजें खरीदी नहीं जाती हैं कि आज मुझे कि पीसीआर लगाना है तो लाओ पीसीआर खरीद के लाऊं मैं। 8-10 करोड़ का पीसीआर खरीदने जाओगे तो आप कहोगे जिसके पास है कि भाई मेरा 1-2 सैंपल है रन कर दे, वो रन कर देगा। क्या बेटा? क्रेडिट क्यों नहीं मिलेगा? क्रेडिट क्या कह रहा है? अरे वो तो सिर्फ वो तो काम है उसका, रूटीन में सैंपल एनालिसिस करके देना, तो रिसर्च तो तुम्हारी हुई ना। वो शाम तक 50 सैंपल लगाता होगा। जैसे स्टार्टिंग में मेरे पास टाइम नहीं था ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, तो मैं स्टार्टिंग में वाडिया में मैं जानता भी नहीं था, तो पहले मेरी संबंध कैसे बने? मैं पैसे देकर के सैंपल एनालिसिस कराने जाता था, 2000 रुपए सैंपल के देता था। धीरे धीरे इंटरेक्शन हुआ, चीजें भाई इंटरेक्शन हो गया, फिर अरे तो अपना ही बच्चा है, फ्री कर देते हैं, ठीक है। फिर मैंने टाइम सीख भी लिया पूरा, उनकी एब्सेंस में टाइम हैंडल भी करता था मैं। बड़ा पापड़ बेलने पड़ते हैं रिसर्च में, समझ रहे हो? हाँ, पैसा होता नहीं है, पैसा कहां से आएंगे? फेलोशिप तो थोड़ी सी मिलती है ना, 24,000 रुपए मिलते थे उस समय, और उससे खर्चे भी चलाने हैं, सैंपल भी करने हैं, पढ़ाई भी करनी है, इतना आसान नहीं है। तो फिर उनका हमने क्या किया, सैंपल करने चालू कर दिए। जब सैंपल करने चालू कर दिए तो उनका काम क्या होगा, कम हो गया, नहीं आया गया, तो उन्होंने भाई मेरे सैंपल फ्री कर दिए सारे के सारे। आई, ऐसे ही होता है। जुगाड़, जुगाड़ तो अलग चीज है, इसमें मतलब बस यही बच्चे हैं, जानते हैं, नॉलेज है, तो आप उसको मतलब किसी को आप सर्विस दे रहे हो तो उसके बदले में कुछ ना कुछ तो देगा ना वो आपको, सैंपल फ्री कर दिए, बस यही होता है। जैसे मेरी लैब में भी जो मेरे पास जो फैसिलिटी थी, जैसे तुम कहीं काम कर रहे हो और तुम्हें कुछ काम करवाना है तो ठीक है, मैं क्या तुम्हारी लैब में क्या काम होता है यार, हम कल्चर हम ग्रो करते हैं, या 5 कल्चर तू ले आ, तेरा सैंपल मैं फ्री में एनालिसिस कर दूंगा।
5 कल्चर वो अपनी लैब से ले आया जो मेरे काम आएंगे, उसके सैंपल एनालिसिस मैंने फ्री में कर दी, मेरे पास पार्टिकल साइज जा रहा है, मेरे पास HPCLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी नहीं आया क्या? तो ऐसे ही होते हैं बच्चे, ऐसे ही करते हैं कि तेरे पास पेंसिल है, रबड़ है, तो कटर मेरे पास है, तू एक पेंसिल मुझे दे दे, कटर तुझे दे दूंगा मैं। नहीं आया क्या? बड़े आगे रिलैक्स में हो। अब आ जाओ लास्ट। अब आपने जीएम ऑर्गेनिज्म बना लिया, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना लिया। क्यों बनाया? सर मुझे प्रोडक्ट बनाना है। प्रोडक्ट क्या है? सर मुझे इंसुलिन बनाना है बहुत बड़े पैमाने पर। सर मुझे एंटीबायोटिक बनानी है, लाइक एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, लाइक पेनिसिलिन। नहीं आया क्या? तो भाई कहां बनेगी? सर रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म के थ्रू बनेगी। तो कैसे बनाओगे बेटा? क्योंकि आपको एक रिकॉम्बिनेंट बनाने में लाखों रुपए लग गए होंगे इसको बनाने में, तो आपको एहतियात रखनी है, समझदारी से काम करना है, कहीं प्रोडक्ट में गड़बड़ी ना हो जाए। तो आप क्या काम करोगे? फर्मेंटर लोगे। फर्मेंटर होते हैं जिसमें किसी भी चीज का फर्मेंटेशन करते हैं, पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कराने के लिए आप क्या करोगे? बायो फर्मेंटर यूज करोगे। ये एनसीईआरटी ने डेटा दिया है, एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ लो, पर रियल में ये बहुत बड़े बड़े फर्मेंटर होते हैं, कई कई लाख लीटर के भी होते हैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के अंदर। वो अभी आपको नहीं बताया इन्होंने, आप जाओगे समझोगे, फ्यूचर की बात है। तो इनका जो वॉल्यूम होता है, लार्ज वॉल्यूम को ये 100 और 1000 लीटर बोल रहे हैं, पर तुम्हारे लिए ठीक है, पर रियल में इससे भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। बायो फर्मेंटर का मतलब समझते हो? भाई फर्मेंटर क्या है? भाई मैं एक बीकर के अंदर भी न्यूट्रिएंट डाल करके बैक्टीरिया को ग्रो करा सकता हूं ना, पर इतने महंगे फर्मेंटर क्यों यूज कर रहा हूं? जैसे तुम्हारे घर में गाय भैंस है, ठीक है, तुम उसके दूध को बेचते हो, लोग बेचते हैं, ठीक है, वो 10 लीटर दूध देती है, पर ठंडी पड़ी तो दूध कम नहीं हो जाएगा उसका? कभी गांव में अगर बिलोंग करते हो, ज्यादा ठंड ज्यादा करी तो वो अनकंफर्ट हो जाएगी, तो दूध उतना नहीं देगी, सिंपल सी बात है। तो मवेशियों को टैकल करने के लिए किसान क्या करते हैं, फार्मर्स, कि उनको प्रॉपर बोरियों तो मोटे मोटे बोरे के कपड़े बना देते हैं, डाल देते हैं ऊपर, भाई ठंड नहीं लगनी चाहिए, सुबह दूध कम हो जाएगा। प्रोडक्ट डाइट तो उतनी है ना, डाइट थोड़ी ना कम हो जाएगी, डाइट उतनी है और प्रोडक्टिविटी कम होगी तो लॉस हो जाएगा ना। फिर क्या करेंगे, जगह जगह उसके आगे आसपास अलाव समझते हो, कंडे के अलाव जलाए जाते हैं। अलाव जानते हो क्या? तू किस किस दुनिया से है? क्या कहते हैं? बोरसी बोल लो, हम अलाव बोल लेते हैं, या देसी भाषा में आग के छोटे छोटे वो बना देते हैं, इसमें हाथ तापते हैं ना। क्या मस्त लाइफ होती थी यार, कभी जी ऐसी लाइफ? ठंडी के अंदर वो भूसा लाके इकट्ठे बैठ गए रात भर आप, गजब। यही होता है ना। मजेदार। चलो, हाँ, बोरों में से आलू निकाल रहे, लास्ट में आलू डाल दिए जाते हैं, आलू भुज जाते हैं, शकरकंदी भुज जाती हैं, तो फिर चटनी लगा करके, आहा। चलो वापस आओ, भूल गया ही। डिंपल नहीं है, शांत बैठा है वो, अब अच्छा हो गया है वो, ठीक है। सिंपल सी बात है, आपको क्या करना होगा, उस कैटल को पूरी ऑप्टिमम कंडीशंस देनी होगी, ठीक है। ऑप्टिमम कंडीशंस का मतलब है उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट देना पड़ेगा, प्रॉपर प्रोटेक्शन, हीट अगर बढ़ रही है तो कूल करना होगा, समझ रहे हो, प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन करना होगा। जैसे बीकर के अंदर अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कर रहा हूं, तो जैसे ग्रोथ बढ़ेगी उसकी हीट बढ़ेगी, हीट बढ़ने के साथ उसकी ग्रोथ सप्रेस हो जाएगी, ग्रोथ बढ़ेगी तो पीएच कम होगी, तो पीएच कम होने का मतलब एसिडिक मीडियम ग्रोथ उसकी कम हो जाएगी, ग्रोथ बढ़ेगी तो झाग भी बढ़ेगा, और फोमिंग एजेंट उसके एरिएशन को रोकते हैं तो उसकी ग्रोथ कम हो जाएगी। पर आप नहीं चाहते उसकी ग्रोथ कम हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस फर्मेंटर के अंदर पूरी ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड कराने पड़ेंगी, वो सारी फैसिलिटी देने पड़ेंगी जिसकी वजह से उसकी ऑप्टिमम ग्रोथ हो, बेहतरीन ग्रोथ करे, सारे न्यूट्रिएंट को प्रॉपर यूटिलाइज करे, तभी तो आपका प्रोडक्ट अच्छा बनेगा। तो क्या करोगे, टेम्परेचर रेगुलेटर लगाओगे, ठीक है, उसमें पीएच को मेंटेन करने के लिए कंटिन्यू पीएच बफर डालते रहोगे उसके अंदर, झाग आ रहे हैं तो उसको हटाने के लिए, ठीक है, जो फोम ब्रेकर होते हैं वो कंटिन्यू लगाओगे, प्रॉपर एरिएशन उसके अंदर, ऑक्सीजन प्रॉपर उसमें होमोजेनाइज होती रहे, तो उसमें एरिएटर लगाओगे आप प्रॉपर तरीके से, यानी सारी ऑप्टिमम कंडीशंस प्रोवाइड कराओगे जिसमें वो ऑर्गेनिज्म बेहतर तरीके से ग्रो कर पाए, उसको बोलते हैं बायो फर्मेंटर। क्लियर है बिल्कुल? एक लाइन में कहा जाए, इन सब कंडीशंस को ऑप्टिमाइज कर दोगे उस फर्मेंटर के अंदर। तो आपकी सिलेबस में 2 टाइप के फर्मेंटर हैं, ठीक है, टाइप तो एक ही है, उसके 2 वेरिएशन दिखा रखे हैं। एक को बोलते हैं सिंपल स्ट्राइड टैंक बायोरिएक्टर,
एक को बोलते हैं स्पर्ज, जो स्पर्जिंग करता है, स्पर्ज स्ट्राटैंक बायोरिएक्टर। सिंपल बायोरिएक्टर, सिंपल स्ट्राटैंक बायोरिएक्टर में क्या होता है समझो, ये पूरा बायोरिएक्टर है जिसमें एक बार में आपने न्यूट्रिएंट भर दिए। क्या भर दिए? न्यूट्रिएंट, लाइक ब्रॉथ। उसमें क्या डालते हो? इनोक्युलम। जैसे दही में, दही, दूध में दही डालते हो, दूध में चम्मच दही क्या है? इनोक्युलम है। तो आप क्या कर दोगे? इसके अंदर इनोक्युलम डाल दोगे, यानी अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बना हुआ बैक्टीरिया डाल दोगे, समझना। तो धीरे धीरे बैक्टीरिया क्या काम करेगा? ग्रो करना चालू करेगा। तो पहले कर कैसा आएगा? लैग फेज आएगी। धीरे से क्या होगा? वो बढ़ना चालू करेगा, एक्सपोनेंशियल फेज आएगी। और फिर जब न्यूट्रिएंट खत्म होने वाला होगा तो स्टेशनरी फेज आएगी। और अगर आपने इसको बंद नहीं किया तो डिक्लाइन फेज होना चालू हो जाएगी, मतलब उसकी डेथ होना चालू हो जाएगी। क्लियर है? बिल्कुल समझना मेरी बात। तो यहां पर कंटिन्यू ऊपर से क्या डाल रहे हो आप? एसिड बेस, जिससे कि पीएच इसकी मेंटेन रहे। पर डालते समय कहीं कंटामिनेशन ना हो जाए, तो आपको यहां पर क्या, स्टीम इसके अंदर हमेशा भरनी होगी। कंटिन्यू स्टीम उसको स्लाइस कंडीशन में मेंटेन करेगा। मोटर कंटिन्यू उसको रोटेट कर रही है, तो फोम ब्रेकर अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, ब्लेड लगे हुए हैं इंपेलर के अंदर जो कम कम प्रॉपर तरीके से एरिएशन कर रहे हैं। कल्चर ब्रॉथ पड़ा हुआ है जिसके अंदर न्यूट्रिशन है। प्रॉपर एरिएशन के लिए यहां पर आप एयर सप्लाई कर रहे हो, तो एयर कंटिन्यू क्या कर रही है? इसका एरिएशन कर रही है। तुम समझ पा रहे हो मेरी बात? इंपेलर घुमा घुमा रहा है उसको, इंपेलिंग घुमाना, समझ रहे हो? यानी होमोजेनाइज करना, जैसे ग्रोथ एक ही जगह सेडिमेंट ना हो जाए। जैसे तुम भूंजते हो कढ़ाई में कोई चीज, छोड़ दोगे तो नीचे वाला जल जाएगा, फिर क्या करते हो? चलाते रहते हो, होमोजेनाइज होती रहे। नहीं आया क्या? चीज एक जगह बैठ ना जाए, ग्रोथ रुक ना जाए, तो इंपेलर कंटिन्यू काम कर रहा है, ब्लेड्स लगे हुए हैं। ठीक है, समझे? समझे नहीं समझे? तो ये है सिंपल स्ट्राई टैंक बायोरिएक्टर। पर अगर कोई बैक्टीरिया ऐसा है जिसको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, क्या चाहिए? बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? समझना, एक ऐसे प्लेटफॉर्म आते हैं जो मूव करते रहते हैं इस तरीके से, मूवमेंट, उस पर आपके रिएक्टर रखे होते हैं। तो अगर मूवमेंट, जैसे मानो ये बोतल दे, एक ये स्टेबल बायोरिएक्टर है, इसमें ब्रॉथ भरा हुआ है। एक स्पर्ज स्पर्ज स्ट्राई टैंक बायोरिएक्टर, हाँ। अब ये मूव करेगा तो क्या हो रहा है? धीरे धीरे इसका सरफेस एरिया बढ़ रहा है इसका, हाँ है ना? ऐसे मूवमेंट होते रहते हैं उसके अंदर। इसके मूवमेंट की वजह से सरफेस एरिया बढ़ेगा, और सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होगा? ऊपर से भी एरिएशन होगा, ऊपर से भी एरिएशन होगा। अरे कहां गया? अरे ऊपर से भी एरिएशन होगा और नीचे से भी एरिएशन चल रहा है, सरफेस एरिया बढ़ रहा है। ये बबल, ये ब्रेक हुए नीचे आ गए, ये ब्रेक हुए नीचे आ गए, ये ब्रेक हुए नीचे आ गए, समझ रहे हो? ऊपर से भी एरिएशन हो रहा है और नीचे से तो एरिएशन चल ही रहा है। यानी अगर मैं स्पर्ज स्ट्राई टैंक बायोरिएक्टर यूज करता हूं तो ये मोस्ट एरिएशन बहुत ज्यादा अमाउंट में कर पा रहा है। सिंपल स्ट्राई टैंक समझ में आ गया? अरे हाँ या ना? अब तुम मुझसे पूछो, कुछ पूछना है तो, इससे क्वेश्चन आएगा। ये सब याद रख लेना कहां पर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि इसको इरेज करके 1 2 3 लिख के क्वेश्चन बनाते हैं लोग। ठीक है, ये मोटर है, ये मोटर है, ये एसिड बेस वाला पार्ट है, यहां से स्टीम डाल रहे हैं। ऊपर वाले जो ब्लेड होंगे तो ऊपर झाग बनेगा, उसको हटाएंगे। नीचे वाले ब्लेड इंपेलर का काम करेंगे। ये कल्चर ब्रॉथ में भरा क्या है? कल्चर ब्रॉथ घूम रहा है। नीचे से आप क्या डाल रहे हो? ऑक्सीजन, स्ट्रल ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हो, कोई रटने की चीज ही नहीं है। ये क्या है? ये इसकी बात करता हूं, ये क्या कर रहे हो? इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर। ऑक्सीजन सरफेस क्या हो रहा है? सरफेस एरिया बढ़ रहा है, सरफेस एरिया बढ़ रहा है। नीचे क्या हो रहा है? बबल्स, ड्रामेटिकली इंक्रीज द ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया। कंटिन्यू बबल्स आ रहे हैं, ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया को बढ़ा रहे हैं। कुछ पूछना तो बताओ। सिंपल का मतलब वो स्टेबल है, स्पर्ज का मतलब है उसमें स्पर्जिंग भी हो रही है, मूवमेंट चल रहे हैं। नहीं नहीं, O2 भी, उसको ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन डालेंगे ना उसके अंदर। यस, वो हमारी तरह थोड़ी ना है कि उसको पूरी सब कुछ देना पड़ रहा है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ये सब कुछ, प्योर ऑक्सीजन दे रहे हैं उसको। ब्रोथ का मतलब हो गया न्यूट्रिएंट। और पूछो, अभी रुक जा। हो गया, हो गया। ये क्या है ये? अरे आई है नहीं आई? अब एक चीज मैंने इसमें ऐड की है, क्योंकि पुराने क्वेश्चन जैसे कुछ बच्चे हैं जो एम्स एम्स के क्वेश्चन लगा लेंगे, पता नहीं। ठीक है, ठीक है, हाँ, पर वो कंसेप्चुअल है थोड़ा सा, क्योंकि इससे रिलेटेड है।
तो हाँ, 2 टाइप के फर्मेंटर मैंने ऐड किए हुए थे, आज से नहीं 10 साल से, जो किताबों में तो नहीं है, पर BHU ABU का क्वेश्चन आता था तो मैंने 2 ऐसी मतलब 2 हेडिंग डाल करके बच्चों को कंपैरिजन कराना चालू कर दिया था, सिर्फ ग्राफ को समझाने के लिए। ग्राफ पे क्वेश्चन आता है जब भी आता है, ठीक है। वो 2 फर्मेंटर मैंने यहां डाल दिए, एक होता है बैच फर्मेंटर और एक होता है कंटिन्यूस कल्चर, ठीक है, क्योंकि किसी तुम्हारे सिलेबस का नहीं है पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन जाता है। बैच का मतलब एक साथ भर दिया, जो अभी पढ़े ये क्या है, बैच फर्मेंटर। ये कौन से फर्मेंटर है, ये दोनों एक ही जैसे हैं, अंतर एक ही है, ये क्या कर रहा है, थोड़ा एरिएशन बढ़ा रहा है, ये एरिएशन नहीं बढ़ा रहा, एक ही है। बोथ आर बैच फर्मेंटर। बैच फर्मेंटर क्या होते हैं, जिसमें एक बार में आपने न्यूट्रिएंट भर दिए, बस लॉक कर दिया। जैसे मान लो तेरी कंपनी है, तू सिर्फ पेनिसिलिन पर काम करती है, मान उसकी कंपनी है, मान ले तेरी कंपनी है, ये मल्टीपल प्रोडक्ट पे काम करती है, इसको आज पेनिसिलिन बनाने का ऑर्डर मिला तो आज पेनिसिलिन बनाएगी, कल टेट्रासाइक्लिन बनाने का ऑर्डर मिला तो टेट्रासाइक्लिन बनाएगी। तो ये बैच फर्मेंटर यूज करेगी, तू कॉन्टिन्यूस फर्मेंटर यूज करेगी, तू एक ही प्रोडक्ट पे काम करती है। कैसे सर, अब समझाता हूं, इसी पे आ रहा हूं मैं। बैच फर्मेंटर की बात करूं तो बैच फर्मेंटर तुम्हें जो भी मैं बना के दिखाया ना, ये बैच फर्मेंटर है। यानी आपने एक फर्मेंटर लिया, एक बार में ही न्यूट्रिएंट भर दिया जितना आपको चाहिए, एक बार में भर दिया। ये मोटर लगा दी, ये इंपेलर लगे हुए हैं इसके अंदर, ठीक है, ये फोम ब्रेकर लगा हुआ है, ठीक है, ये सब इंपेलर लगे हुए हैं, सेम एक ही जैसी चीजें, ठीक है। यहां से एसिड बेस डाल रहे हो, यहां से स्टीम सप्लाई कर रहे हो, यहां से एरिएशन डाल रहे हो उसके अंदर, समझना मेरी बात। ये एक बार में ही आपने क्या कर दिया, इसको पैक कर दिया। इसको क्लोज सिस्टम भी कहते हैं, बैच फर्मेंटर को आप क्लोज सिस्टम कह सकते हो। समझना, ठीक है। एक बार में जब स्टार्टिंग में क्या होगा, न्यूट्रिएंट इनोकुलम डालोगे तो पहले कैसी फेज आएगी, लैग फेज, लॉग फेज। जब सारा न्यूट्रिएंट खत्म हो जाएगा तो धीरे धीरे स्टेशनरी पर आएगा, और धीरे से अगर आपने बंद नहीं किया, स्विच ऑफ नहीं किया, तो आपके नुकसान हो जाएगा, आपका डिक्लाइन चला जाएगा। पर डिक्लाइन जाने से पहले ही आप क्या कर लोगे, इसको ऑफ कर दोगे, समझ में। और प्रोडक्ट को आइसोलेट कर लोगे। तो कौन सा कर्व बन रहा है, ये वाला ऐश, समझ में आ गया, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज। अच्छा, जैसे आप एक ही प्रोडक्ट पर काम करते हो तो आप बैच फर्मेंटर यूज नहीं करोगे, आप कॉन्टिन्यूस कल्चर यूज करोगे, जिसमें आप कंटिन्यू ऊपर से क्या कर रहे हो, न्यूट्रिएंट सप्लाई कंटिन्यू कर रहे हो, कंटिन्यू कंटिन्यू न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रहे हो, कंटिन्यू प्रोडक्ट को यहां से क्या कर रहे हो, आइसोलेट, आइसोलेशन ऑफ प्रोडक्ट। अगर मैं कहूं बेटा अब कर्व कैसा बनेगा जरा बताओ, ऑलवेज जे शेप, ऑलवेज जे शेप, क्योंकि न्यूट्रिएंट कंटिन्यू दे रहे हो आप, तो जे शेप मेंटेन रहेगा। क्या बेटा, क्यों आएगा स्टेशनरी, तू बता। तब आएगा जब न्यूट्रिएंट खत्म होगा, अब न्यूट्रिएंट खत्म ही नहीं होने दे रहे, ठीक है। ये कंटिन्यू एक ही प्रोडक्ट बनाती है, ये हमें सब सप्लाई लेती रहती है, देती रहती है, बेचती रहती है, आ रही है, कंटिन्यू चलती है, जे शेप मेंटेन रहेगा। जब न्यूट्रिएंट आप कंटिन्यू दे रहे हो तो जे शेप मेंटेन रहेगा। कोई डाउट, कोई डाउट, तू मेहनत करती रही हो, निकाल लेगी, कोई डिमोटिवेट करे होइयो मत, मेहनती इंसान चाहिए, ज्यादा दिमाग लगाए ना लगाए फर्क नहीं पड़ता, मेहनती इंसान है तो कर लेगा कुछ भी वो। कोई भी चीज है, तुम अपनी एनर्जी को एक जगह लगा लो, तुम दुनिया में गधे हो बिल्कुल, और तुमने एनर्जी एक जगह लगा ली ना, बस वहीं 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 तुम निकाल दोगे, वो कोई भी एग्जाम हो। मैं सच कह रहा हूं, इस वाली बात को मान लेना। कोई कितना भी बेवकूफ लड़का है, कितना भी गधा है, अगर उसने सारी एनर्जी दुनिया जगह से हटा करके सिर्फ एक जगह लगा दी, कर लेगा वो, ये गारंटी है। ये सुन ही नहीं रहे हैं, वो पड़ोसी तेरा, हाँ। अब बताओ भाई, समझ में आई या नहीं आई ये। तो अब प्रोडक्ट को आप निकालते जा रहे हो, तो अब लास्ट स्टेप बताऊंगा, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या है। कंफ्यूज मत होना, सिर्फ एक ही काम होता है, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन, और कुछ भी इसमें ऐड नहीं होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बहुत क्वेश्चन आता है, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन, और कुछ भी नहीं। आप प्रोडक्ट को सेपरेट कर रहे हो, प्यूरिफाई कर रहे हो, यही है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग।
ये बहुत बड़ी अपने में यूनिट होती है, बहुत बड़ी यूनिट है अपने के अंदर। यस। अब बताओ कोई डाउट? नया चैप्टर स्टार्ट कराऊं? कल ही कराऊंगा, क्योंकि स्लाइड भाई, चैप्टर का नाम भी तो आना चाहिए, कि कोई वैसा बच्चा होगा समझ ही नहीं पाएगा कि एक चैप्टर दूसरा चैप्टर मर्ज हो गया। पर ओवरव्यू पूछ लो मुझसे, कुछ भी तुम्हें समझना है, कुछ डिस्कशन करना है, 5 मिनट बाद निकलूंगा तब मत रोकना, मैं सीधा डॉक्टर के पास जाऊंगा। इसलिए कुछ पूछना है तो पूछो। कोई नहीं, अब ले रोज इसमें क्या है, ले तो आया करो। मैंने इसकी बायोटेक की वो बनवा ली है, बीएमएस प्राइम। एक बन गई है, एक चैप्टर की इसकी एप्लीकेशन की। उसने पहले दोनों भेजे थे, एप्लीकेशन की पहले बना दी है, प्रोसेस की उसने अब बना रहा है। तो मैंने ठीक है, एप्लीकेशन की आ गई है, अच्छी है। फिर से बोल। एजी एजिटेटेड। एजिटेशन का मिक्सिंग का मतलब होता है एजिटेशन। लाइन पढ़ो पूरी। एजिटेशन का मतलब मिक्सिंग होती है। हाँ, मतलब पूरा ऑप्टिमाइज फॉर्म कंट्रोल कर रहा है, मिक्सिंग कर रहा है, एसिड बेस मेंटेन कर रहा है। तो कल चालू करते हैं नया चैप्टर। स्लाइड लगा के लाया हूं वैसे मैंने कहा क्या? अरे वो 2 दिन में हो जाएगा यार। लूंगा भाई, थोड़ा छोड़ूंगा उसका पार्ट, क्वेश्चन कराऊंगा सैटरडे को। नहीं, 2 दिन में, तीसरे दिन में थोड़ा छोड़ूंगा मैं, थोड़ा छोड़ करके फिर क्वेश्चन कराऊंगा मैं। 1 घंटे में बहुत क्वेश्चन हो जाते हैं भाई। तो 1 घंटे पढ़ाऊंगा, 1 घंटे क्वेश्चन करा दूंगा, ऐसे कर लूंगा ना। हाँ, दोनों के मिक्स कराऊंगा भाई। हाँ, अब जितने स्लाइड बना के दे देंगे ये लोग मुझे, क्वेश्चन तो मैंने भेज दिए हैं। ज्यादा क्वेश्चन की तो मैं दे तो रहा हूँ ना, बीएमएस प्राइम। सब, अरे कोई भंडार थोड़ी ना है मेरे पास भी। बीएमएस प्राइम दे दिया, अब यहाँ कुछ नए क्वेश्चन कराऊंगा तो फायदा है ना। वो प्राइम वाले क्वेश्चन तो मैं मिल ही रहे हैं, अब रिमेनिंग क्वेश्चन मैं यहाँ करा दे रहा हूँ मैं। अभी मैं यूट्यूब पे भी कराने स्टार्ट करने, वो भी नए अलग क्वेश्चन होंगे, तो तुम्हें वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन मिल जाएंगे ना। पर सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, ध्यान रखना, जो तुम्हें बीएमएस प्राइम में दे रहा हूं मैं। बिल्कुल। ह्यूमन हेल्थ के भी लगभग एनसीईआरटी लाइन बाइज लाइन ही थे। हाँ, ह्यूमन हेल्थ के भी थे। इसके बाद इवोल्यूशन का नंबर आ रहा है ना। क्या? ढंग से बोला कर। तो कैसे दे रहा हूं भाई मैं एवोल्यूशन पहले पढ़ाया। मैं तो बाद में पढ़ाया एवोल्यूशन। अच्छा, तुम्हारे यहाँ उल्टा हो गया, क्योंकि कंबाइन का चक्कर आ गया था बीच में। नहीं तो मैं हमेशा मैं देखो, मैंने ऑनलाइन को फॉलो किया है, ऑनलाइन को, और ये अपना नीट वाला, क्योंकि ऑनलाइन के लिए बना रहा था मैं। तो वो तुम्हें भी दे रहा हूँ, कि तुम्हें तो और चीजें मिल भी रही हैं, औरों को तो और चीजें नहीं मिल रही ना। बिल्कुल सीक्वेंस में दी है मैंने। यार तुम तो ब्लेम, जिसको ब्लेम लगाने की आदत होती है ना, मैं अपना दिल भी निकाल के रख दूंगा ना, तभी सर ऐसा नहीं, ऐसे निकालना चाहिए था। पता है, जो जो ब्लेम लगाते हैं वो दुनिया में ब्लेम ही लगाते रहते हैं, कुछ भी कर दो। क्या ये? बहुत है टेस्ट भाई, ठीक है टेस्ट। चलो।